Back to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for +2 class and this is our third lecture. Okay, we have discussed about solutions chapter. Okay, last lecture के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे किसके बेस पे, मोलैरिटी और मोलैलिटी बेस पे. ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हमें दो डिफरेंट टर्म्स पढ़नी है. वो कौन सी हैं? नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. ओके, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बेस पे भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी हम सोल्व करेंगे. लेकिन उससे पहले हमें जो ये दो टर्म्स हैं, नॉर्मेलिटी और दूसरी कौन सी है, मोल फ्रैक्शन, इनके बारे में जानना है. ठीक है, कुछ हमने +1 के अंदर भी पढ़ा था इससे रिलेटेड कि नॉर्मेलिटी क्या होती है और मोल फ्रैक्शन क्या होता है. तो ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, तो इसमें कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए मैंने बताया था ना, कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए डिफरेंट टर्म्स होती हैं. ठीक है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें से हम 2-3 तो पहले पढ़ चुके थे. एक तो ppm भी पढ़ा था, मास परसेंटेज भी पढ़ा था, मोलैरिटी पढ़ा था, मोलैलिटी पढ़ा था. ठीक है, और आज हमें पढ़ना है क्या, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन. ओके, एक फॉर्मेलिटी भी होती है बेटा, फॉर्मेलिटी भी जो टर्म है वो यूज़ की जाती है आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना. ठीक है, उनका जो सॉल्यूशन बनाया हुआ होता है, उनकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मेलिटी जो है वो यूज़ की जाती है. लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती. अब तो नॉर्मेलिटी भी बहुत ही कम यूज़ होने लगी है. नॉर्मेलिटी मेन जो कंसंट्रेशन का जो मेथड होता है, जो बेस्ट मेथड होता है, वो कौन सा माना जाता है बेटा, मोलैरिटी माना जाता है. ठीक है, लेकिन मोलैरिटी के बारे में 1-2 बातें मैं आपको बता दूं कि जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है. मतलब टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो वो अफेक्ट होगी. कौन? मोलैरिटी. क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हो बेटा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, एक बार ये पढ़ लेते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, ये आप पढ़ चुके थे, लीटर में होना चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है. तो ये मैं ये कह रही हूँ कि जो मोलैरिटी होती है ये बेस्ट टर्म है, मतलब बेस्ट मेथड है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए. लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है. टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज किया गया तो जो मोलैरिटी की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है. क्योंकि बेटा टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाता है, वॉल्यूम, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है ना यहाँ पे. टेम्परेचर सीधी सी बात है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये मतलब वॉल्यूम की वजह से जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट बन जाती है. अब यहीं से एक क्वेश्चन लगा लो, जनरली कोई आपसे ये पूछ ले कि कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी मोलैरिटी गिवन है, एक तो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है, और एक 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. मतलब गिवन नहीं है, वो ये पूछ रहा है क्या एक उस सॉल्यूशन की, कोई भी यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है, ए नाम का कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, इस ए नाम के सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है, क्या वो 25 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस पे सेम रहेगी? वो सेम नहीं रहेगी बेटा, जो मोलैरिटी है वो सेम नहीं रहेगी. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, 50 डिग्री सेल्सियस में वो डिक्रीज हो जाएगी मोलैरिटी की वैल्यू. क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया ना, यहाँ पे तो 50 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है. तो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज किया गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से जो मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, कम, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बेटा, आपको पता होना चाहिए था. ठीक है, कि जो अगर तुम्हारे पास कोई भी सॉल्यूशन गिवन है, कोई भी उसकी मोलैरिटी गिवन है आपको, ठीक है, और उसने बोल दिया कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को आपको चेंज करके दिखाना है, मतलब कि क्या वो सेम रहेगी, क्वेश्चन पूछ रहा है, वाइवा में वो पूछ सकता है, ठीक है, प्रैक्टिकल के अंदर भी पूछ सकता है वो आपसे. तो आपको ध्यान रखना है कि जो मोलैरिटी होती है वो कैसी होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. कैसी होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है. अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी. टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ गई, और वॉल्यूम बढ़ने से जो मोलैरिटी है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या बताएंगे आप? अगर कोई पूछेगा कि जो 50 डिग्री सेल्सियस है उसके ऊपर हमारी जो मोलैरिटी होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे, मोलैरिटी डिक्रीजेस एट 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एट 50 डिग्री सेल्सियस बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड हेंस मोलैरिटी डिक्रीजेस. ठीक है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है,
बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप ध्यान देंगे इसके लिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा वो कि कोई भी सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी गिवन है, तो बताओ कि क्या दोनों टेम्परेचर के ऊपर, कोई भी टेम्परेचर दे सकता है वो, क्या दोनों टेम्परेचर पे मोलैरिटी सेम रहेगी? तो आप क्या बताओगे, मोलैरिटी सेम नहीं रहेगी, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा वहाँ पर मोलैरिटी कैसी हो जाएगी, कम, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड वॉल्यूम एंड द मोलैरिटी आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाएगी तो जो मोलैरिटी है वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। ये बात यहाँ से दिख ही रहा है, क्लियर हो गई यहाँ पे बात। तो ये मोलैरिटी से रिलेटेड था, ओके। अब एक चीज़ और कि बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कल वाले न्यूमेरिकल के अंदर, एक हमने एंटी फ्रीज वाला न्यूमेरिकल किया था कि एंटी फ्रीज सॉल्यूशन था, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल 222.6 उसका मास दे रखा था और उसको डिजोल्व किया गया था पानी के अंदर 200 ग्राम वाटर के अंदर, और उसकी जो डेंसिटी थी वो कितनी दे रखी थी, 1.02, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि हमें क्या कैलकुलेट करना था, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी थी और मोलैरिटी कैलकुलेट करनी थी। एक बार आप लास्ट वाली वीडियो देखेंगे उसमें देखना, ठीक है। तो मैं आपको एक बार करवा देती हूँ वो वाला न्यूमेरिकल फिर से। देखो उसमें क्या बोला गया था, जो न्यूमेरिकल था कि जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है, एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है, कौन है वो, इथाइलिन ग्लाइकोल C2H4OH2, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल है और इसका मास कितना दे रखा है, हैविंग मास 222.6 ग्राम डिजोल्व इन किसके अंदर, 200 ग्राम ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इतने वाटर के अंदर उसको डिजोल्व कर दिया और डेंसिटी आपको गिवन थी कितनी, 1.02 ग्राम पर ml, ओके। आपसे पूछा गया मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे, मोलैरिटी पूछी गई थी और दूसरा क्या पूछा गया था, मोलैलिटी। तो सबसे पहले बेटा हमने एक बार उसमें मोलैलिटी कैलकुलेट करी थी, आपको रिलेट करना है एक बार। मोलैलिटी जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें क्या आएगा, गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, यही आएगा, ठीक है। और अगर ये ग्राम में है तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1000। इसको चेंज करेंगे, ये किसके बराबर होगा, N2 किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। N2 किसके बराबर होगा, गिवन मास सॉल्यूट का है और मोलर मास किसका, ठीक है, किसका, सॉल्यूट का आएगा। तो इसको आप कैसे चेंज करके लिख सकते हो, तो N2 डिवाइडेड बाय W2 W1 और ऊपर कितना, 1000, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, जो N2 डिवाइडेड बाय W2 था हमारे पास वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है। कि भाई जो एक मिनट भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी इसको हम चेंज करेंगे W2 और M2, ठीक है। W2 और M2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपको चेंज करने हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, W2 अपॉन में M2। तो N2 की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, W2 अपॉन में M2। तो ये वैल्यू तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, वो कितनी आई थी, 3.5 आई थी। कैसे आई थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है यहाँ पर, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो 222.6 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना आ गया था बेटा, 62, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करोगे आप 6 या 18 3 पे जाएगा ये, तो 3.5 हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए थे वो कितने आए थे, 3.5 आए थे। तो कल छोटी सी मिस्टेक हुई थी क्या कि भाई मैंने इसकी जगह तो क्या पुट कर दिया था, 3.5, ठीक है। और नीचे भी मैंने क्या पुट कर दिया था, 62। ये 62 तो नहीं आएगा ना बेटा, क्योंकि ये कंप्लीट क्या हो गया, इसका पूरे का मास है, ठीक है। मतलब पूरे के जो नंबर ऑफ मोल्स आपने जो कैलकुलेट किए हैं वो कितने हैं, 3.5। तो इसकी जगह 3.5 लिख दो या फिर 222.6 या फिर 62 लिख दो, ठीक है। तो 3.5 और मल्टीप्लाई ऊपर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा और डिवाइड में कितना, 200। इसको सोल्व करोगे तब आपके पास क्या आएगी बेटा, मोलैलिटी आएगी। क्या आएगी, मोलैलिटी। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी बच्चों को कि W2 अपॉन में M2, मैंने पूरा कंप्लीट जो है वो 3.5 भी लिख दिया था और नीचे 62 भी आ गया था बाय मिस्टेक, ओके। इसको आप ठीक करेंगे, मतलब 3.5 नंबर ऑफ मोल्स ही तो लिखने हैं, ठीक है। तो 3.5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट का वेट कितना है, 200, ठीक है। कितना है, 200, वाटर कितना है, 200 है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। चल अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कौन सा है, नॉर्मैलिटी। ये क्वेश्चन भी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है कैलकुलेट करने के लिए वो कौन सी होती है, नॉर्मैलिटी, ठीक है। नॉर्मैलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नॉर्मैलिटी किससे डिनोट की जाती है, कैपिटल N से, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको, नॉर्मैलिटी, ओके।
नॉर्मेलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल एन मतलब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, लीटर के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे लिए नई है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, इसको हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखेंगे आप, इसका फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा इसका, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। लेकिन अब बात आती है किसकी, इक्विवेलेंट मास की। अब इसका नहीं पता तो पहले इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट मास जो है वो किसी का भी हो सकता है, एसिड है, बेस है, सोल्ट है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। हमें जो कंपाउंड्स दिए जाएंगे चाहे वो एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे या फिर सोल्ट होंगे, क्लियर। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट मास लिखेंगे किसका, एसिड या बेस, मैं दोनों का इकट्ठा लेकर चलूंगी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास निकालना है, अगर आपको एसिड या बेस में से कुछ भी चीज़ दे रखी है तो क्या होगा, मोलर मास ऑफ एसिड, ठीक है। अगर देखो एसिड के लिए निकालना है, पहले एक के लिए समझ लो आप, अगर एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको तो किसके बराबर होगा, मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय इसकी बेसिसिटी, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। एसिड के लिए हमें क्या यूज़ करना है, बेसिसिटी यूज़ करनी है, मतलब बेसिसिटी। एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है बेटा, कि कोई भी एसिड जो है वो कितने H पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब कि वो कितने H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर सकता है सॉल्यूशन में से, ठीक है। तो वो उसकी क्या कहलाएगी, बेसिसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, तो ये तीनों मिनरल एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो अगर HCl की बात की जाए, अगर HCl की बात की जाए और इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाए तो कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, ये 1 H पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। सल्फ्यूरिक एसिड की बात की जाए H2SO4, ये कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इक्विवेलेंट मास अगर एसिड दे रखा है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, बेसिसिटी आ जाएगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास अगर उसका पूछ ले, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, ठीक है, बेस का पूछ ले इक्विवेलेंट मास तो वो किसके बराबर होगा, मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी, डिवाइडेड बाय एसिडिटी, ठीक है। अब बेस की एसिडिटी क्या होगी, बेस की क्या होगी बेटा, एसिडिटी। अपोजिट लेने हैं आपको, अगर कोई बेस दे रखा है तो उसकी क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको, एसिडिटी, ओके। अब एसिडिटी क्या होगी, बेस का मेन कैरेक्टर क्या होता है कि वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जितने OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा कोई भी बेस, वो उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी, क्या हो जाएगी बेटा, एसिडिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये होगा। जब इसको आयनाइज करवाया जाएगा तो ये कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा बेटा, 1 OH नेगेटिव आयन, मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन कितने रिलीज करेगा, ये 1 रिलीज करेगा, ठीक है। और ये कितने रिलीज करेगा, 2, क्योंकि 2 लगे हुए हैं यहाँ पे, 2 हाइड्रोक्साइड है तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिलीज करेगा कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर कोई पूछे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी, तो कितनी एसिडिटी कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, 2। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का भी हो सकता है, बेस का भी हो सकता है। तो एसिड के लिए मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, और बेस के लिए क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी, ओके। मैं आपको यहाँ से न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, एक न्यूमेरिकल करते हैं इस बेस पे, ठीक है। न्यूमेरिकल करवा देती हूँ मैं, देखो क्या कहते हैं ये, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 31.5 ग्राम ऑफ, इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। 31 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। मतलब नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है किसकी, 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड टू फॉर्म द सॉल्यूशन
इसका सॉल्यूशन बनाया गया है टू फॉर्म द सॉल्यूशन कितना है 1250 ml 1250 ml। ठीक है, आपको इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। आपको दे क्या रखा है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, तो सबसे पहले आपको ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। ठीक है, टमाटो में प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड और इसका फॉर्मूला क्या होता है COOH बॉन्ड COOH डॉट 2H2। ठीक है, हाइड्रेटेड लगाया है तो जो ऑक्सैलिक एसिड है तो वो हाइड्रेशन की फॉर्म में मिलता है, कितना होता है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो ऑक्सैलिक एसिड क्या हो जाएगा तुम्हारे पास COH और 2H2। तो हमें इसकी मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। पहले सबसे पहले काम क्या होगा कि इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। करो कैलकुलेट, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2 है, तो एक कार्बन का मास कितना होता है 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने हैं टोटल 4। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन 64 ओके, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्लस में ये हाइड्रोजन सॉरी वाटर का कितना होता है 18 2 ज़ा 36, ये यहाँ पर ये हो जाएगा। तो सोल्व करोगे आप 24 प्लस 64 प्लस 2 प्लस 36। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे 6 और 4 10 और 12 और 4 16। ठीक है, 1 2 और 3 9 और 3 12। ठीक है, कितना आ गया 126। मोलर मास कितना आ गया हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का 126। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करो आप। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए इक्विवेलेंट मास होना चाहिए। अब देखो इक्विवेलेंट मास कितना होगा, मैं सॉल्यूशन करवा रही हूँ आपको। इक्विवेलेंट मास एसिड है ये, ऑक्सैलिक एसिड बोल दिया तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या लेना है इसका मोलर मास। ठीक है, मोलर मास कितना गिवन है 126 डिवाइडेड बाय इसकी बेसिसिटी आनी चाहिए थी ना। ठीक है, तो बेसिसिटी इसकी कितनी आएगी बेटा, ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये वीक एसिड है। ठीक है, तो वीक एसिड तो कितने हाइड्रोजन रिलीज करेगा ये 2। वाटर वाले जो हाइड्रोजन है वो रिलीज नहीं होंगे क्योंकि बेटा वो हाइड्रेटेड फॉर्म है। इसको जब हीट करेंगे तो वाटर तो वैसे ही क्या हो जाएगा इवेपोरेट हो जाएगा, एनहाइड्रस फॉर्म आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ कितने रिलीज होंगे 2 रिलीज होंगे, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ जाएगी 2। आगे बेसिसिटी 2, इसका इक्विवेलेंट वेट है वो कितना आ चुका है 63। कितना आ गया 63। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लिया हमने। उसके बाद क्या करना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है 31.5 डिवाइडेड बाय हमारे पास इक्विवेलेंट वेट कितना है 63। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10। इसको सोल्व करोगे 315 अपॉन 630 तो कितने पे जाना चाहिए भाई 6 पंजे 30 0.5। ठीक है, कितने आगे तुम्हारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट 0.5। ठीक है, अभी 0.5 कहाँ पर पुट करने हैं नॉर्मेलिटी के अंदर पुट करने हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यही चीज़ है ना। तो अब देखो इसको मेरा कर देती हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास आ चुके हैं, वो कितने आए बेटा 0.5। तो 0.5 डिवाइड में क्या था वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, वॉल्यूम कितना दे रखा है इसने 1250, लेकिन ये किस में है ml में है तो ऊपर कितना जाएगा 1000। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10। इसको सोल्व करेंगे आप। ठीक है, 5 पंजे 25 तो कितना हो जाएगा 1/25 तो कितना आएगा 0.4 मोलर सॉरी नॉर्मल। ठीक है, ऊपर 10 है वैसे। ठीक है, ऊपर 10 है ना, 10 डिवाइडेड बाय 25 तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 0.4 नॉर्मल। नॉर्मल या फिर कैपिटल एन भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी नॉर्मल। ओके, इसको हम कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारे पास न्यूमेरिकल था, इसके बेस पे बाकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी उसके लिए, तब तक आप इसको नोट डाउन करो।
चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कहता है कि कुछ रिलेशंस हैं किसके बीच में, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, ठीक है। वो आपको कंपटीशन में जो आते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें हेल्प कराएंगे, ठीक है। वो फॉर्मूले लिखवा देती हूँ मैं, वो रिलेशन कौन कौन से हैं किसके बीच में, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। तो आप इनको लिखोगे, ये लिखो पहले, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, तो सबसे पहले क्या होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है उसकी अगर मोलैरिटी गिवन है, मोलर मास गिवन है, इक्विवेलेंट मास गिवन है, तो आपके पास क्या कैलकुलेट हो सकता है, उसकी आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। हो जाएगा यहाँ से ये। फिर उसके बाद आता है, देखो नॉर्मेलिटी जो होती है, और भी है इसके, नॉर्मेलिटी जो होती है वो मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी या एसिडिटी भी हो सकती है, ठीक है। अगर एसिड होगा तो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी, बेस होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी, ठीक है। मान लिया जाए कि आपको किसी ने ये बोल दिया कि आपके पास भाई 2 मोलर सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, यू हैव, जैसे क्वेश्चन है क्या बोल दिया, यू हैव 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बना रखा है और उसकी जो मोलैरिटी है 2 मोलर, इसको क्या पढ़ोगे आप कि जो सॉल्यूशन गिवन है उसकी मोलैरिटी कितनी है बेटा, 2 मोलर, ठीक है। तो 2 मोलर सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो उसकी जो नॉर्मेलिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मेलिटी किसके बराबर होगी आपके पास, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो एसिड के लिए क्या आ जाएगी, बेसिसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, बेसिसिटी, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय बेसिसिटी इसकी कितनी होगी, सल्फ्यूरिक एसिड कितने हाइड्रोजन रिलीज करेगा, 2, ठीक है। तो इसकी कितनी आ जाएगी, 4 नॉर्मल, ओके। तो इसी तरीके से आप किसकी भी कर सकते हो, बेस के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। एसिड के लिए आपको बेसिसिटी लिखनी है और बेस के लिए आपको एसिडिटी लिखनी है, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, 4 नॉर्मल। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड था, कुछ रिलेशन था मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में, और हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि जो नॉर्मेलिटी है किसी भी सॉल्यूशन की वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है नॉर्मेलिटी का बहुत कम यूज़ किया जाने लगा है क्योंकि मोलैरिटी का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स जो है, जो मेथड है वो कौन सा है, मोल फ्रैक्शन, क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मतलब कि क्या, कि जो सॉल्यूशन हमारे पास बनाया गया है उसके अंदर पर्टिकुलर 1 मोल जो है वो कितना प्रेजेंट है, ठीक है। मान लिया जाए कि आपके पास ये सॉल्यूशन बनाया गया है, यहाँ पर इसके अंदर 2 चीज़ें तो होंगी ना, एक सोल्यूट होगा और एक सोलवेंट होगा, मतलब सोल्यूट के भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे और सोलवेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और इससे क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस गिवन सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, इस गिवन सॉल्यूशन के अंदर कि जो नंबर ऑफ मोल्स है किसके, सोल्यूट के, उनका फ्रैक्शन कितना प्रेजेंट है, मोल फ्रैक्शन मतलब कि सोल्यूट का फ्रैक्शन कितना प्रेजेंट है गिवन सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन बन चुका है तो अब देखना है कि भाई सोल्यूट कितना प्रेजेंट और सोलवेंट कितना प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, ये रेशियो होगी किसकी, उस कंपोनेंट की डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ओके। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में आप लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन it is the ratio of number of moles of component to the total number of moles of solution, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जो है वो अलग अलग कंपोनेंट का निकलेगा, सोल्यूट का अलग से निकलेगा और सोलवेंट का अलग से निकलेगा। और मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, एक्स से, स्मॉल एक्स से डिनोट किया जाता है, ओके। तो अब देखो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को तो हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, और सोल्यूट के लिए मैं क्या यूज करती हूँ हमेशा, 2, ओके। तो x2 किसके बराबर होगा, क्या उसके नंबर ऑफ मोल्स, उस कंपोनेंट के कौन ले रखा है, सोल्यूट ले रखा है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स n2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, n1 प्लस में। क्लियर हो गई यहाँ बात, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट के कैलकुलेट कर लो आप, सॉल्वेंट x1 मोल फ्रैक्शन, तो ये किसके बराबर होगा n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस में n2। ओके, और बेटा एक चीज आप ध्यान रखेंगे, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन जो ये है मोल फ्रैक्शन का जो सम है, ठीक है, वो किसके बराबर आता है 1 के बराबर, ये स्पेसिफिक है, ठीक है। x1 प्लस x2 कितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसका सम किसके बराबर आएगा 1 होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। बाइनरी मतलब जो 2 कंपोनेंट होंगे, ओके, हमें तो बाइनरी ही पढ़ना है इस सिलेबस के अंदर, ओके। तो x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू 1, ओके, क्लियर होगी यहाँ पे बात। इसी बेस में न्यूमेरिकल देखते हैं एक, क्या कहते हैं, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल in a solution of 20% by weight, मतलब कि ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये कितना दे रखा है 20%, ठीक है। एक सॉल्यूशन बनाया गया आपके पास, उसकी कंसंट्रेशन बता दी वैसे ही कि वो कितना है 20% है, 20% सॉल्यूशन बनाया हुआ है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। और इथाइलिन ग्लाइकोल को किस में ऐड करेंगे बेटा, वाटर के अंदर ही। अगर कोई भी सॉल्वेंट का नाम यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं कर रखा है आपको, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सॉल्वेंट होगा वो कौन सा होगा, वाटर ही होगा। हम सॉल्वेंट किसको लेकर चलेंगे, वाटर को लेकर चलेंगे। अगर मेंशन नहीं है न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है ना, सिर्फ ये बोल दिया कि भाई सॉल्यूशन बनाया गया है, इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड किया गया है और सॉल्यूशन जो बना वो कितना बना, टोटल 20% बना। तो 20% में ये मान के चलो किसके अंदर बनाया गया ये सॉल्यूशन जो है, वाटर के अंदर, ओके। तो 20% से क्या समझ में आता है, बाय वेट दे रखा है ये, ठीक है। तो W2 मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल जो है W2 कितना हो जाएगा 20 और W1 कितना हो जाएगा बेटा 80, ठीक है, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 में से जो सॉल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है 20 ग्राम और जो सॉल्वेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 100 - 20 इज इक्वल टू 80, ओके। तो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें पता है आपको, W2 पता है कितना है 20, W1 कितना आएगा 100 - 20 इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब हमें क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, N2 चाहिए और N1 चाहिए। N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या फॉर्मूला लगेगा, W2 अपॉन में M2, तो कैलकुलेट करो बेटा। W2 गिवन मास कितना है इसका 20, देखो ये रखा, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, हाँ इसका मोलर मास भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कल भी हमने कैलकुलेट किया था, इसका जो मोलर मास आता है वो कितना आता है 62, ठीक है, कितना आ जाएगा 62 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 62 आ जाएगा, तो कितने पे गया ये 0.618 0.3 मोल्स आ गए, ठीक है। अब N1 भी कैलकुलेट कर लो, N1 इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होगा W1 डिवाइडेड बाय M1, ठीक है। W1 कितना गिवन है, W1 ये रहा 80 और M1 मतलब मोलर मास ऑफ द सोलवेंट कौन है, वाटर का मोलर मास कितना होता है बेटा 18, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 18 36 13 54 18 72, ठीक है। फिर से 4.4 मतलब कि कितना आ जाएगा 4.4। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए, N1 की वैल्यू भी आ गई और किसकी वैल्यू आ गई N2 की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन उसने पूछा हुआ है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, मतलब किसकी वैल्यू पूछी हुई है x2, ठीक है। तो x2 के अंदर पुट कर दो इसको, x2 किसी की भी पूछे आप दोनों की कैलकुलेट कर सकते हो। अब x2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस में N2, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब देखो N2 कितने हैं 0.3, ओके। N1 कितना है बेटा 4.4 और N2 फिर से लिखना है यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.3, तो ऊपर कितना है 0.3 डिवाइडेड बाय, इसको सोल्व किया आपने कितना आ गया 4.7, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो 3/47, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 0. फिर से 0 जाएगा एक, ठीक है, 4 से 28 6 पे चला जाएगा ये, ठीक है। 0.06 कितना आंसर आ जाएगा इसका 0.06, 4 से 28 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 से 24 पे ही जाएगा, ठीक है। तो 0.06 क्या आ गया मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट का। तो यही तो पूछा हुआ था। आप x1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। x1 भी कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी वो, अगर x1 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसमें से माइनस कर दोगे आप उसको,
ठीक है। 1 में से इसको जब माइनस किया जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू भी आ जाएगी। या फिर डायरेक्ट आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, जो x1 होगा वो किसके बराबर होगा, n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस में n2, ओके। 4.4 डिवाइडेड बाई 4.7, इसे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, ओके। तो ये क्या था बेटा, मोल फ्रैक्शन के बारे में था। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी पढ़ लिया और इससे रिलेटेड जो थे वो सारी बातें भी पढ़ ली। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया है, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो आप इसको घर बैठ के रिवाइज करेंगे, देखेंगे, इनके बेस पे न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज तो इसकी वीडियो तो मैं अलग बनाऊंगी न्यूमेरिकल्स की, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बेस पे, जैसे मोलैरिटी और मोलैलिटी के लिए हमने किया था, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करेंगे घर बैठ के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।